आप सभी को आदर सहित मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम मालती जोशी जी की कहानी सुनेंगे, यशोदा माँ। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कमरे में लेटकर पुस्तक पढ़ रही थी कि बहुरानी ने आकर कहा, मम्मी, मेरी एक फ्रेंड आपसे मिलना चाहती है। सुनकर खुशी हुई और आश्चर्य भी, क्योंकि यहाँ आए महीना हो चला था। अब तक बहुरानी की अनगिनत सहेलियों में से किसी ने बात करना तो दूर मुझसे नमस्ते तक नहीं की थी। शायद महानगर का यही चलन होगा। मैंने पुस्तक नीचे रखी, बालों पर हाथ फेरा, साड़ी की सलवटें ठीक की और हॉल में आ गई। परिचय की औपचारिकता के बाद सहेली तुरंत मुद्दे पर आ गई। बोली, आंटी जी, भाभी जी बता रही थी कि आप कॉलेज में हिंदी की लेक्चरर थी। मन हुआ उसे बता दूं कि मैं प्रोफेसर थी और पिछले 10 सालों से विभागाध्यक्ष भी थी, पर अपने मुंह से यह सब कहना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए सिर्फ इतना ही कहा, हाँ, हिंदी पढ़ाती थी। तो मेरी बिटिया को थोड़ा गाइड कर देंगी क्या? क्यों नहीं, किस ईयर में है? जी, 8th स्टैंडर्ड में। सुनकर धक्का सा लगा। 30 साल तक कॉलेज में पढ़ाने के बाद 8वीं कक्षा को पढ़ाने का प्रस्ताव बहुत गौरवपूर्ण नहीं था। मैं सोच में पड़ गई। मुझे विचारमग्न देखकर सखी बोली, वो क्या है आंटी जी, बाकी सारे सब्जेक्ट तो मैं देख लेती हूँ, पर हिंदी में ज़रा प्रॉब्लम आती है। मेरी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम से हुई है ना, इसलिए। उसकी मीडियम तो पता चल ही रही थी। मैंने भी सोचा कि चलो, बैठे से बेगार भली, कम से कम पढ़ा लिखा जंग तो नहीं खाएगा। इसीलिए कहा कि भेज देना, देख लूँगी। दूसरे दिन शाम को स्वीटी जी पुस्तक लेकर उपस्थित हो गईं। नमस्ते वमस्ते कुछ नहीं, सीधे पुस्तक खोलकर बैठ गईं। ये पोयम प्रिपेयर करना है, मिस ने कहा है, कल टेस्ट लेंगी। मैंने देखा सूर का पद था। संदेशो देवकी सो कहियो, हों तो धाय तिहारे सुत की, मया करन ही रहियो। सूर हमेशा से मेरे प्रिय कवि रहे हैं और यह पद तो मेरी दृष्टि में वात्सल्य रस का सिरमौर है। इसे हाई स्कूल में भी पढ़ा है, रमा मिश्रा जैसी भावुक अध्यापिका से। कॉलेज में प्रोफेसर निरंजन से पढ़ने का सौभाग्य मिला। दोनों की शैलियां अलग थीं, पर दोनों डूब कर पढ़ाते थे। मैंने अपने अध्यापन काल में दोनों शैलियों का समन्वय कर लिया था और मेरी छात्राएं अभिभूत रहती थीं। सामने बैठी इकलौती छात्रा को भी अभिभूत करने का संकल्प लेकर मैंने पढ़ाना शुरू किया। जब मैं यह पंक्ति पढ़ा चुकी कि प्रातः उठत मेरे लाल, लड़ैत माखन रोटी भावे, मैंने सिर उठाकर देखा, सामने एक सपाट भावहीन चेहरा मुझे घूर रहा था। बेटे, समझ में तो आ रहा है ना? दादी जी, व्हाट इज गोकुल? बेटे, गोकुल एक गांव था जहां श्री कृष्ण बचपन में रहा करते थे। और मथुरा? मथुरा ब्रजभूमि की राजधानी थी, जहां श्री कृष्ण के मामा और फिर नाना राज करते थे। राजधानी मतलब कैपिटल ना? वहां तो कितनी चीजें मिलती होंगी, पिज्जा, बर्गर, पैटीज, स्प्रिंग रोल, चीज पकौड़ा, पेस्ट्री, केक। वहां माखन रोटी जैसी रॉटन चीज कौन खाएगा? गोकुल तो विलेज था, वहां कुछ और मिलता ही नहीं होगा। बट मथुरा वॉज अ सिटी ना? मैं अवाक होकर उसका मुंह देखने लगी। It was very stupid of Krishna's mother to think that he will still like the rotten thing when he had so much choice before him. Stupid? Krishna's mother stupid? मैं तो भीतर तक सिहर उठी। मैंने मन ही मन मैया को प्रणाम किया और ईसा मसीह के अंदाज में कहा, माता, इस अबोध कन्या को क्षमा कर देना, वह नहीं जानती कि वह क्या कह रही है। बाद में उसकी माँ से कहा,
तुम्हारी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है, उसका आईक्यू बहुत ज़बरदस्त है। हर सब्जेक्ट में टॉप करती है आंटी जी, बस हिंदी ज़रा टफ जाती है। इसीलिए कह रही हूँ उसे हिंदी से और हिंदी को उससे बचाए रखना। और यह गुरु शिष्य संवाद पहले ही दिन दम तोड़ गया। उस रात बिस्तर में लेटे लेटे मैं स्वीटी की बातों पर ही गौर कर रही थी। स्टूपिड कहना ज़रा ज़्यादा ही हो गया था, पर वैसे देखा जाए तो उसका तर्क एकदम ठीक था। यशोदा मैया को खुद सोचना चाहिए था कि अब उनका कान्हा ग्वाले का बेटा नहीं रहा, वह अब राजकुमार है, मथुरा के राजमहल में रहता है। वहाँ 3600 व्यंजन उसके सामने रोज परोसे जाते होंगे। उसके सामने माखन रोटी की क्या बिसात। पर यशोदा के लिए तो उनका लाला वही छोटा सा बबुआ है जो आंगन में ठुमकता चलता है, माखन के लिए मचलता है। वह कभी बड़ा होता ही नहीं है। मुझे लगता है हर औरत के मन में एक यशोदा माँ बैठी ही होती है जो सोचती है कि उसका लाला कभी बड़ा होगा ही नहीं, हमेशा उसके आंचल से झूलता रहेगा। बहुत पुरानी एक बात याद आ रही है। एक बार सागर किसी सेमिनार के सिलसिले में जाना हुआ था। विश्वविद्यालय की ओर से रहने खाने का अच्छा प्रबंध था। मैंने अपने एक चचेरे भाई के यहाँ रहना ही पसंद किया। थोड़ी असुविधा तो थी, पर उसकी तुलना में आत्मीयता बहुत ज़्यादा थी। जिस दिन मैं लौटने वाली थी उसके एक दिन पहले भाभी ने बड़े संकोच के साथ पूछा, जिज्जी हमारा एक काम करेंगी? यह भी कोई पूछने की बात है भाभी? हम आपके साथ कुछ बांध दें तो लल्ला को पहुंचा देंगी। क्यों नहीं भाभी, हम खुद जाकर दे आएंगे। पर हम आपके लल्ला से बहुत नाराज़ हैं। जब नया नया एडमिशन हुआ था तो हर हफ्ते आ जाया करता था। अब तो 2 साल से उसने शक्ल ही नहीं दिखाई है। आप तो जानती हो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, टाइम नहीं मिला होगा। उन्होंने बेटी की सफाई दी। बस 8 बजे की थी, पर मेरी नींद 5 बजे ही उचट गई। चुपचाप उठकर मैं सामान समेटने लगी, पर भाभी ने पता नहीं कैसे आहट पाली। चाय लेकर हाजिर हो गई। मुझे इतनी शर्म आई। मेरी खटर पटर ने आपको भी जगा दिया ना? जागने को तुम्हारी भाभी सोई कहाँ है, रात भर बैठकर बेटे के लिए पकवान बनाती रही हैं, भैया ने बताया। अरे इतना सारा सामान क्या बना लिया? यूं ही थोड़े से लड्डू वड्डू, वे संकोच से बोली। जाते समय देखा मेरे सामान के साथ एक छोटी सी कनस्तरी रखी हुई है। भाभी ये इतने लड्डू भेज रही हैं आप? क्या सारे हॉस्टल में बंटवाएंगी? लड्डू तो नेक से हैं, बाकी तो पपरियाँ हैं। पपरियाँ मैदे की पापड़ी हमारे यहाँ नौरतों में बनती हैं, लल्ला को बहुत पसंद है। हर साल तो नौरतों में आ जाते थे, इस साल पढ़ाई के मारे आ नहीं पाए थे। एक छोटा टिफ़िन मेरे लिए भी था। मैंने घर जाकर देखा था, देसी घी के खूब मेवा पड़े बेसन के लड्डू और मैदे की सफ़ेद झक बारीक पापड़ी। इन्हें बेलने और तलने में भाभी ने रात भर लगा दी थी। कोई आश्चर्य नहीं था। होटल का नाम और कमरे का नंबर मैं ले आई थी। दूसरे ही दिन हम दोनों सामान पहुंचाने निकल पड़े। मैंने ब्रजवासी से नमकीन और मीठे के डिब्बे भी रास्ते में बंधवा लिए थे। आखिर को बुआ थी मैं, खाली हाथ जाना क्या अच्छा लगता। लल्ला जी बरमूडा और रंगीन बनियान पहने बड़ी स्टाइल से धुआं उड़ा रहे थे। हमें देखते ही सकपका गए। हम लोगों ने उनकी सकपकाहट को नज़रअंदाज करते हुए कुशल क्षेम पूछी और धीरे से डिब्बा आगे रख दिया। एक काम के सिलसिले में सागर गई थी, तुम्हारे घर पर ही रुकी थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए मिठाई भेजी है, मैंने संक्षेप में बता दिया। उसने कनस्तरी को वितृष्णा से देखा, खोला, भीतर का मुआयना किया, फिर ढक्कन बंद करके सर्र से पलंग के नीचे सरका दिया। ये मम्मी भी जाने क्या क्या अल्लम गल्लम भेजती रहती हैं। उसके स्वर में खींच थी। मेरा मन हुआ मैं कहूँ,
ये पापड़ बनाने के लिए तुम्हारी माँ रात भर जागी है और इन लड्डुओं में तुम्हारे भाई बहनों के हिस्से का भी घी पड़ा है। प्लीज़ इसका अनादर मत करना, खा ज़रूर लेना। पर मैं यह कह नहीं पाई। जो लड़का माँ को माँ कहने में शर्मा रहा हो, उससे यह सब नहीं कहा जा सकता। फिर हमने ब्रजवासी वाले पैकेट उसे थमाए और उसने हुलस कर ले लिए। दिस इज़ बेटर। मम्मी से कहिए आगे से यही सब भेजा करें, बेकार झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। संकोच के मारे हम लोग यह भी नहीं कह पाए कि यह सौगात हमारी थी, उसकी मम्मी की नहीं। उन दिनों फ़ोन का इतना चलन भी नहीं था, लोग चिट्ठी पत्री लिखते थे। भैया को पहुंच की चिट्ठी लिखने बैठी तो सोचा लिख दूं, आगे से लल्ला के लिए बाजार की मिठाई भेज दिया करें, उसे वही पसंद है। पर भाभी की ममता का अपमान करने की इच्छा नहीं हुई। उनका भ्रम बनाए रखते हुए मैंने लिखा, आज शाम हम आपकी सौगात लेकर प्रमोद के हॉस्टल गए थे। अपनी पसंद की चीज़ें पाकर वह बहुत खुश हुआ। आशा है भगवान मेरा इतना सा झूठ माफ़ कर देंगे। पिछले दिनों जीजा जी आए थे। इस बार बहुत थके से लगे। उम्र का तकाजा तो खैर है ही, पर यह थकान शरीर से ज़्यादा मन की थी और यह स्वाभाविक भी था। बरसों की प्रतीक्षा के बाद, सैकड़ों मन्नतों के बाद एक बेटा हुआ था, वह भी यूएसए में जाकर बस गया है। दोनों पति पत्नी यहाँ अकेले बुढ़ापा काट रही हैं। विधि की इस विडंबना ने उनके मन में बेहद कड़वाहट भर दी है। बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, अजीब कटखने अंदाज में बात करने लगे हैं। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर बात भी क्या करूं। कुछ तो करनी ही थी। रवि कैसा है? ठीक ही होगा। पत्र वत्र लिखता है? आजकल पत्र कौन लिखता है जो वह लिखेगा। महीने में एक बार राजी खुशी का फ़ोन खटखटा देते हैं बस। बीच बीच में आता तो होगा। हाँ आता है ना, ससुराल में कोई शादी निकलती है तो आता है। अब हमारे यहाँ तो कुछ होने को नहीं है। हम दोनों में से कोई मरेगा तो भले ही आ जाए, या ना भी आए क्या पता। लौटने का कोई इरादा नहीं है। वहाँ जाकर कभी कोई लौटा है? पहले यह बात परलोक जाने वालों के लिए कही जाती थी, अब अमेरिका जाने वालों पर भी लागू हो रही है। मुझे लग रहा था जैसे मैंने बर्र के छत्ते में हाथ दे दिया हो। एक भी बात सीधी नहीं पड़ रही थी। मैंने उसी बात को ज़रा खूबसूरत मोड़ देने की गरज से कहा, मैं तो डर रही थी कि नंदिता जैसी कस्बाई लड़की वहाँ कैसे एडजस्ट करेगी, पर लगता है वहाँ उसका खूब मन लग गया है। अरे वह तो मेमो से भी बढ़कर हो गई है, देखोगी तो पहचान नहीं पाओगी। हम तो बहुत देखभाल कर और ठोंक बजाकर लड़की लाए थे, इसके बहाने लड़का भी घर परिवार से जुड़ा रहेगा, पर उल्टा ही हो गया। अब अगर रवि आना भी चाहे तो ये महारानी आने नहीं देंगी। मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, जीजा जी यह नए युग की सौगात है, इसे चाहे हंस कर लीजिए चाहे रोकर। आज से 20-30 साल पहले कोई इक्का दुक्का विदेश जाता था तो उसका बड़ा अजूबा सा होता था। अब तो हर तीसरे घर से एक व्यक्ति विदेश में है। पहली बार वे मुझसे सहमत हुए। यह बात तुमने एकदम ठीक कही है। अरे अकेले मेरे शहर के 15 लड़के सिलिकॉन वैली में हैं और कितने कहाँ होंगे क्या पता। सिलिकॉन वैली? अपना रवि भी तो वहीं है ना, फिर तो वहाँ आना जाना लगा ही रहता होगा। आपके लिए तो बहुत सुविधा हो गई है, जब मन हुआ बेटे के लिए कुछ भेज सकते हैं। सुविधा है कि मुसीबत? मैं तो बेगार ढोते ढोते तंग आ गया हूँ। बेगार कैसी? तुम्हारी दीदी को काम धाम तो कुछ है नहीं, बैठे बैठे यही पता लगाती रहती हैं कि अब कौन आ रहा है, कब जा रहा है, फिर जुट जाती हैं अचार मुरब्बा बनाने में। कभी पोते के लिए स्वेटर बुन रही हैं तो कभी बहू के लिए साड़ी काढ़ रही हैं। कितनी अच्छी बात है ना, 7 समंदर पार भी बच्चों को माँ की ममता का स्पर्श मिल रहा है। अरे कौन कमबख्त उस स्पर्श के लिए तरस रहा है। जीजा जी एकदम उबल पड़े। उसने मुझसे एक बार क्या कहा था जानती हो? बोला, पापा
अब आप जिस तिस के हाथ सामान भेजना बंद कर दीजिए। एक तो यहाँ दूरियाँ बहुत हैं, फिर हम लोग इतने बिजी रहते हैं कि सामान कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। आप लोग नाहक परेशान होते हैं। यहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है। वैसे भी हमारी खान पान की आदतें अब बदल गई हैं। माँ से कहिएगा बुढ़ापे में आँखों पर ज़्यादा जोर न डालें। वे जो बच्चों के लिए स्वेटर्स भेजती हैं, यहाँ की ठंड में एकदम बेमानी है। और नंदिता तो आजकल साड़ी पहनती ही नहीं। ओह, यह लड़का तो बड़ा नाशुक्रा निकला। आप दीदी से मना कर दीजिए। जब सामने वाले को कद्र ही नहीं है तो क्यों आंखें फोड़ती हैं? जानती हो, जिस दिन मैं तुम्हारी दीदी को मना कर दूंगा वह मर जाएगी। वह बेवकूफ़ औरत इसीलिए जिंदा है कि पोते पोतियों के पोतड़े सीती रहे, बहू की रसोई के लिए मसाले कूटती रहे, बेटे के लिए मठरी और खुरमे बनाती रहे। मैं आजकल क्या करता हूँ पता है? जब सामान देने जाता हूँ तो उन बच्चों से कह देता हूँ कि अगर तुम्हारा सामान ओवरवेट होने लगे तो सबसे पहले यह पार्सल उठाकर फेंक देना। हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं है। और वहाँ अगर कोई 15 दिन तक सामान लेने ना पहुँचे तो सब खा पी कर ख़त्म कर देना। ज़रा भी संकोच मत करना। और क्या कर सकता हूँ बताओ? सुनकर मन कैसा तो हो आया। दीदी के लिए बुरा लगा, थोड़ी खीज भी हुई। क्या दीदी जानती नहीं कि उनका बेटा दुनिया के सबसे संपन्न देश में बैठा हुआ है? वह उनकी बनाई घरेलू चीज़ों का मोहताज नहीं है। फिर लगा कि दीदी भी इस बात को ज़रूर जानती होंगी। यह सारा जतन वे बेटे के लिए नहीं, अपने लिए कर रही हैं। उनके लिए जीने का बहाना है यह। जीजा जी ठीक कहते हैं, जिस दिन यह बहाना नहीं रहेगा वह मर जाएंगी। दोस्तों, ये कहानी बस इतनी सी। मालती जोशी जी ने ये कहानी बहुत वर्ष पहले लिखी थी, लेकिन आज भी परिस्थितियाँ ऐसी ही हैं। न जाने कितनी माएँ विदेश में बसे अपने बच्चों की राह देख रही हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।